जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसमें ये क्वेश्चंस मैंने सामने रखे हुए हैं आपके सामने। डिस्कस adiabatic expansion of an ideal gas and derive the relationship PV power gamma is equal to constant। हाँ जी, ये एडियाबैटिक प्रोसेस जो है इसमें ये कंप्लीट आ जाता है। ठीक है, ये पी वी पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तक ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया था कि इसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसकी स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, इसकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन कीजिए। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एंट्रोपी का। ये एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। ठीक है, एंट्रोपी का टॉपिक है ये। मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी की डेफिनेशन, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल और फिर इसकी जो हमने डिस्कशन की थी सारी। ठीक है, ये इसमें आपने एक्सप्लेन करना है, ये सारा टॉपिक इसमें आ जाता है। एंट्रोपी का ये सारा टॉपिक और एंट्रोपी के ये यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल एस कैलोरीज पर केल्विन। एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स अपॉन मास। सो इसके यूनिट जो हैं कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, या ऐसा यूनिट्स क्या हैं इसके, जूल्स पर केल्विन पर मोल। ये आ गए एंट्रोपी के यूनिट्स। एंट्रोपी चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज 0 के बराबर होता है। इसी तरह एंट्रोपी चेंज फॉर, ये आ गया एंट्रोपी चेंज विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। एंट्रोपी जो है वो कैसे चेंज होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो और कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर भी कांस्टेंट हो, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए तो फिर वो एंट्रोपी किसी सिस्टम की कैसे चेंज होती है, इस चीज़ को डिस्कस किया गया है इस पोर्शन में। तो ये आपका यहाँ तक ये क्वेश्चन ऐड हो जाता है। एंट्रोपी चेंज at constant volume Cv, constant volume with the change in temperature, and entropy change with a constant pressure with a change in temperature। चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो इसकी ये दो फॉर्म्स बनती हैं एंट्रोपी की। ठीक है, सर प्लीज बुक से बता दें। बेटा अभी बुक मेरे पास है नहीं, फिर इंशाल्लाह आपको मंडे को मैं क्लास में बता दूंगा बुक से भी। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये कौन कौन से मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये चीज़ मैं ज़रा अटेंडेंस ले लूँ, अटेंडेंस सेंड करनी है मुझे। सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस करने हैं हम लोगों ने। जी क्या बताया, पूछा बेटा आपने? सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो नीचे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है वो हम लोगों ने करने हैं। हाँ जी, हाँ जी, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, ये क्वेश्चन है आपका सिलेबस में है। ठीक है, सर एफिशिएंसी ऑफ इंजन। नहीं ये नहीं है, एफिशिएंसी ऑफ इंजन ये क्वेश्चन नहीं है। ओके सर। सर रोल नंबर 803 कह रही है मुझे ऐड कर दें।
जी स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी रोल नंबर स्लिप्स कॉलेज से रिसीव कर लीजिएगा। 6 फरवरी तक आपको वो अवेलेबल होंगी। अपने ड्यूज़ वगैरह क्लियर करवा के तो आप उसको रिसीव कर लीजिएगा कॉलेज से। एक मैसेज मिला था, आपको डिलीवर किया गया है। और आपकी जो मिड एग्ज़ाम के सेंटर्स बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो आपको स्लिप में दिया गया होगा। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तैयारी अच्छी से करनी है मिड की। क्वेश्चंस मैंने सारे बताए हैं आपको कि सारे सिलेबस में, मिड के सारे सिलेबस में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस, किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने आपको समझाई है। ठीक है, बस अब ये लास्ट चैप्टर रह गया हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का। फिर इंशाल्लाह मंडे से हमारी फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी। फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास भी होगी। बाकी सर फिर उससे जी रोल नंबर 803 कैरी मुझे ऐड कर दें। मैंने कॉल की है उनको इसमें, लेकिन मेरे ख्याल में वो अटेंड नहीं हो पा रही है। हाँ, वो अटेंड नहीं हो पा रही उनसे, कोई इशू आया रहा है उसमें। कॉल तो मैंने अभी की है यहाँ से। ओके ओके, ठीक सर जी। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, गिव मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ जी, सर इसका क्या होगा, क्योंकि हमें मैथमेटिकल तो दी नहीं हुई। इसमें आप एंट्रोपी का टॉपिक लिखेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको ये शो करवाता हूँ। एंट्रोपी का ये टॉपिक है, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसकी अटेंडेंस सेंड हो रही है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। सर ये जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये करने हैं टॉपिक्स? कौन से टॉपिक्स? सर आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और उसके हाँ जी, नीचे आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। नहीं कंप्रेशन वाले नहीं करने हैं, एक्सपेंशन वाले हैं आपके सिलेबस में, कंप्रेशन वाले नहीं है। ये क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे थे, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में एंट्रोपी का ये टॉपिक शामिल होता है। ठीक है, एंट्रोपी की डेफिनेशन लिखते हैं आप। एंट्रोपी की मेजरमेंट की जो इक्वेशन बनती है Q/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और इसमें ये डायग्राम और ये सारी इक्वेशन आ जाती है। फिर इसमें ये सारी डिस्कशन हमने, ठीक है, ये सारी हमने डिस्कशन जो की थी। ठीक है, ये सारे साइकिल्स वगैरह और इसकी यहाँ तक, ये नेक्स्ट पेज के एंड तक, यहाँ तक ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ds इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाई t। तो ये इक्वेशन नंबर 6 इज द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ds इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाई t। तो ये एंट्रोपी जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमने देखा ये वाला, ठीक है, ये सर जी। सर ये जो बुक में 5.7 टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी इन थर्मोडायनामिक्स, इसमें से क्या क्या करना है?
एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें आपने ये जो इसके सारे पॉइंट्स बनते हैं ना, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये देखिए यहाँ पे, एक तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, ठीक है, जो इसमें हम इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा, इसमें हमने एंट्रोपी चेंज इन आर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये हेडिंग दी हुई होगी, एंट्रोपी चेंज इन आ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये करना है आपने। उसके बाद ये देखें यहाँ पे, ये हेडिंग है एंट्रोपी चेंज विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो इन दोनों की भी जो इक्वेशन फॉर्म्स बनती हैं वो भी आपने डिराइव करनी है। तो यही आपके एंट्रोपी का सिलेबस है, ठीक है। एंट्रोपी टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस वाला प्रोसेस आता है, ये आपने करना है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कौन से होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसके अगर आप ऑपोजिट सारी बातें कर देंगे तो वो सारी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हो जाती हैं, ठीक है। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट रेजरवायर टू कोल्ड रेजरवायर, ठीक है, ये सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, तो इनके ऑपोजिट सारी बातें नॉन स्पॉन्टेनियस में आ जाती हैं, ठीक है। सर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं करना, जो बस बताया ना सिर्फ वही वही करने हैं आपने। ओके सर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है, ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है। केमिकल इक्विलिब्रियम, हाँ जी, केमिकल इक्विलिब्रियम आपकी बुक में चैप्टर नंबर 6 दिया गया है, ठीक है, आई थिंक चैप्टर नंबर 6 है। और इस केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में सिर्फ चंद एक टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं। वो कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सर जी सर मेरी अटेंडेंस वहाँ पे शो नहीं हो रही, मैं तो क्लास ले रही हूँ। ये अटेंडेंस, सर 803। आप लेट आई हैं ना बेटा, इस वजह से। सर वो टीम ऐप का मसला बना, वो ज्वाइन हो ही नहीं रही थी, फिर आपने कॉल किया तो मैंने ज्वाइन किया है। चल, मैं दोबारा उनको सेंड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। सर जी, सर एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये वाला टॉपिक करना है या फिर सिंपल करना है एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर? दोबारा पूछिएगा। सर एंट्रोपी चेंज टेम्परेचर और प्रेशर जो है ना, वो एक आइडियल गैस के लिए भी है और एक सिंपल है, तो वो इसमें से कौन सा करना है? आइडियल गैस के लिए, ठीक है, ओके सर। आइडियल। हाँ जी, ये क्वेश्चन पेपर आ गया आपका इक्विलिब्रियम के हवाले से। इसमें एक क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में 1 पार्ट ए, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल्स। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन Kp, Kc, Kx एंड Kn। इन चारों के दरमियान आपने रिलेशनशिप बताना है। तो ये क्वेश्चन, इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन आपका, ये यहाँ पे मैंने बताया कि ये रिवर्सिबल केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, ये जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन की बातें हैं, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक आपका सिलेबस में है, लॉ ऑफ मास एक्शन। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन। इस लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन की, ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ी है, फसी में भी पढ़ी है, ठीक है, वही लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट। फिर उसके बाद डेरिवेशन ऑफ के सी एक्सप्रेशन, हमने के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। तो
रिवर्सिबल रिएक्शन से शुरू करेंगे, फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर अपने कॉन्सेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की इक्वेशन बना लेनी है। सी सबस्क्रिप्ट जो है वो इंडिकेट करता है कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है, जिसमें मोल पर लीटर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसके यूनिट्स हैं। अब कन्वेंशनली के सी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी है, इसमें हम ये बात जानते हैं कि किसी खास टेम्परेचर पर इस के सी की वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये आपने के सी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता देनी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ के सी वेरीज विद टेम्परेचर। फॉर मोर जनरल रिएक्शन आप इस तरह से ज़्यादा जनरल रिएक्शन के लिए लिखेंगे, ये आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन, ये ठीक है, ये यहाँ पे आपका। और उसके बाद फिर ये आ जाता है के सी के बाद इस के सी इक्वेशन को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। के सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट की जगह पे हमने सी लिख दिया, सी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी प्रोडक्ट्स ओवर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और उसके बाद सोल्यूशन के लिए एक सब्सटेंस की एक्टिविटी के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशंस को रिप्लेस कर लिया जाता है एक्टिविटी के साथ, ए के साथ। इसी तरह गैसियस सब्सटेंस में हम प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं ये। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल्स, मोल्स के लिए फिर हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गई आपके पास के एन की इक्वेशन, के पी की इक्वेशन, के ए की इक्वेशन और के सी की इक्वेशन, ठीक है। एंड देन लास्ट के एक्स फॉर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के एक्स इज इक्वल टू एक्स सी पावर सी मल्टीप्लाई एक्स डी पावर डी। इस तरह से ये आपकी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। और फिर आपने एक एग्जांपल यहाँ पे ये अप्लाई कर देनी है, यहाँ तक ये एग्जांपल आप अप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ तक आपका आंसर हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन आए एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन, तो उस सारे क्वेश्चन में आपने यहाँ तक आंसर लिखना है, सारी डेरिवेशन करनी है, ये जो सारी फॉर्म्स बनाई हैं, ठीक है, के सी, के एक्स, के पी, के एन, तो ये सारी फॉर्म्स बनानी है, एक एग्जांपल देनी है, ठीक है, दूसरी एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड की, और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये देखें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये आपकी बुक में भी हेडिंग दी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपने बता देना है कि कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम can establish from either side, vessel should be closed, catalyst does not affect the equilibrium position, free energy change is 0। तो ये आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन है वो हमने करना है, इंट्रोडक्शन जी सर फर्स्ट पेज पे जो इंट्रोडक्शन है वो हमने करना है। हाँ जी, वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए वो इंट्रोडक्शन की बातें आपने करनी है, ठीक है। वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है ये क्वेश्चन,
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kc, Kp, Kx, Kn? ठीक है, ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। Kc, Kp, Kx, Kn के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसमें किस तरह से शुरू करना है। सबसे पहले आप बताएंगे कि आपके पास जो एक जनरल गैस इक्वेशन है, ठीक है, जनरल गैस रिएक्शन के लिए हम ये रिप्रेजेंट करते हैं ए बी बी सी सी एंड डी डी, ठीक है। उसके बाद फिर आप इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, गैसियस रिएक्शन है तो गैसियस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है वो हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, के पी इज इक्वल टू पी सी सी पावर एंड दिस वन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन के पी के सी, ठीक है, आपकी बुक में मैंने ये सारा करवाया था आपको, के पी के सी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने डिराइव की थी, के पी इज इक्वल टू के सी मल्टीप्लाई आर टी पावर डेल्टा एन, ठीक है। उसके बाद हमने के पी और के एक्स का रिलेशनशिप फाइंड किया था, ये भी आपकी बुक से मैंने करवाया था आपको सारा ये टॉपिक, ठीक है, ये सारा इसमें आ जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डिराइव की। उसके बाद फिर के पी और के एन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये भी इसी में आ जाता है सारा, ठीक है, ये सारा हमने वर्किंग की हुई है उसकी आपकी बुक पे। तो ये देखिए रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एट द एंड, फिर हमने उन सब इक्वेशंस को कंबाइन किया था और हमने बताया था कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो तो सारे के सारे कांस्टेंट्स बराबर होते हैं, यानी अगर रिएक्शन के में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट सेम रहती है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते, तो फिर तमाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स इक्वल हो जाते हैं। यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये है से पहले बेटा बुक नहीं है मेरे पास आज, तो इस वजह से मैं नहीं देख सकता, ठीक है। तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ तक ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये ली चैटलियर प्रिंसिपल, जी इसको भी आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, एफएससी में भी पढ़ा है, फिर अब बीएस में भी यही आ रहा है आपका, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, ठीक है, और इस स्टेटमेंट के बाद आपने बताना है कि इक्विलिब्रियम जो है वो किस कंडीशन से डिस्टर्ब किया जा सकता है, ठीक है, बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर पूछा जाए, जैसे ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में आई थिंक दिया गया है, हाँ जी ये देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम विद एग्जाम्पल। आपने एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है कि कंसंट्रेशन और प्रेशर का अगर चेंज लेकर आया जाए इक्विलिब्रियम कंडीशन पर तो क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए ये देखें, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, इसके लिए जनरल रिएक्शन लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखेंगे और बताएंगे कि अगर इस रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब किया जाए तो वो ली चैटली प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए दूसरे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को रिएक्शन खुद ब खुद चेंज करता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अगर हम प्रोडक्ट्स की अमाउंट इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करता है, अगर रिएक्टेंट्स की अमाउंट इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है। इसमें फिर आप एग्जांपल देंगे, हैबर्स प्रोसेस की एग्जांपल है N2 + H2, ये 1:3 में वॉल्यूम के साथ 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2NH3 बनाते हैं,
1:3, यानी कि नाइट्रोजन 1 में और हाइड्रोजन 3 रेशो में आता है और कंबाइंड हो जाते हैं 2NH3 बनता है। KC आप लिखेंगे इस इक्वेशन का, KC NH3 N2H2 3, ठीक है। इसमें फिर आप बताएंगे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को ऐड करने से इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमें KC की वैल्यू, इस वैल्यू से हमें KC की वैल्यू कम मिलती है, लेस देन KC। तो जैसे ही ये वैल्यू KC से कम होती है तो NH3 की अमाउंट ज़्यादा होती है ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोबारा अटेन किया जा सके, ठीक है। तो NH3 मस्ट बी इंक्रीज, सो फॉरवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस। NH3 को बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, तो आप फिर उसमें बता देंगे एंड पे कि एडिंग NH3, रिमूविंग NH3, रिमूविंग N2H2, इनसे क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। अच्छा, ये है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। फिर उसके बाद हमने बताया इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस तरफ मूव करता है जिस तरफ वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। N2 + 3H2 इज गोइंग टू 2NH3। वॉल्यूम देखें, ये दोनों गैसेस हैं तो इसका वॉल्यूम 1, इसका वॉल्यूम 3, 1:3 में कंबाइंड हो रही है। टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 4। रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम है 4, NH3, इसका वॉल्यूम कितना है 2। ये एक सारा रिएक्शन मिक्सचर होगा, ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट्स एक साइड पे हैं, प्रोडक्ट्स दूसरे साइड पे हैं, ऐसा नहीं है। उसी एक ही बीकर के अंदर रिएक्टेंट्स भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं। एक की रेशो, एक का वॉल्यूम 4 है, दूसरे का वॉल्यूम 2 है। अगर हम इसी रिएक्शन मिक्सचर में प्रेशर को बढ़ा देते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन मूव करेगा, इन विच देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, यानी कि इस तरफ वॉल्यूम इस तरफ डिक्रीज है ना 2, उसका मतलब है वो इस तरफ इंक्रीज करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है। और अगर आप डिक्रीज इन वॉल्यूम इन द फॉर्मेशन ऑफ NH3, अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज करवाते हैं यानी कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रिफॉर्मेशन ऑफ NH3 इंक्रीजेस। तो ये आप एग्जांपल देके इस तरह से समझा देंगे। उसके बाद फिर ये डिफरेंट एग्जांपल दी गई हैं, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन 2:2, इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऐसा कोई रिएक्शन एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन कीजिए जिसमें प्रेशर का जो चेंज है वो कोई इफेक्ट, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसा रिएक्शन जिस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, उसकी एग्जाम्पल देकर आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आप बताएंगे कि इसमें वॉल्यूम 2, इसमें वॉल्यूम 2 है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम अगर सेम हो, नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक। सो इक्विलिब्रियम स्टेट जब डेवलप हो जाएगी तो ऐसे स्टेट पे आप प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं लेके आ सकते, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता ऐसे रिएक्शन में। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, इसका भी जो रिएक्शन है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। एंड एट लास्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एंडोथर्मिक, जिसमें हीट एंटर करवाई जाती है, उनमें आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल, सिंथेसिस ऑफ NH3, N2 + 3H2 इज गोइंग टू NH3, हीट रिलीज हो रही है -92, यानी कि ये कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर आप लो टेम्परेचर पे करवाते हैं तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉर्मेशन ऑफ NH3 होगी।
ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, NH3 की फॉर्मेशन होगी। तो ये आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज और ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इसके बाद इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट याद रखिएगा कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये जस्ट रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस रिएक्शन में N2+O2 इज गोइंग टू NO बन रहा है, अगर मैं कैटलिस्ट ऐड करता हूँ तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा, लेकिन उसी वक्त रिवर्स रिएक्शन भी तेज हो जाएगा। तो अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो रफ्तार है, स्पीड है, वो बराबर हो तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इक्विलिब्रियम। तो इसमें इक्विलिब्रियम का, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये थे आपके जी इसके क्वेश्चंस, ठीक है। यही टॉपिक्स आपने करने हैं, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से। अच्छा, इसके मज़ीद क्वेश्चंस आपको मैं दिखा देता हूँ। सर जी एप्लीकेशन ही करनी ली चाहिए प्रिंसिपल की। हाँ, एप्लीकेशंस करनी है, सो एप्लीकेशंस है वो भी आप लोगों ने करनी है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटली प्रिंसिपल, बिल्कुल वो करनी है। सर टाइप्स करनी है, टाइप्स कौन सी हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। हेडिंग बताएं, कौन कौन सी हेडिंग है इसमें? इसमें आप मुझसे मंडे को पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप, दो टाइप्स हैं इसकी। ये आप मंडे को पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। मैं सिलेबस सब देख के दोबारा फिर आपको बता दूंगा कंफर्म, ठीक है। मंडे को आप मुझसे पूछ लीजिएगा लाजमी। सर जी सर हमें सारे चैप्टर करने पड़ेंगे सर, हम कोई थोड़े से कर लें तो फिर बहुत पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, आप जितने पढ़ा दिया ना, जितने आपको बताया था वो सारे आपने करने हैं, ठीक है, कोई भी नहीं छोड़ना, वरना आपके शॉर्ट क्वेश्चन रह जाएंगे। नहीं, उसमें क्वेश्चन मिस हो जाएंगे आपके, क्योंकि चॉइस उसमें बहुत कम है। शॉर्ट क्वेश्चन में चॉइस है ही नहीं, और दूसरा जो पार्ट है उसमें चॉइस बहुत कम है, तो आपको करना पड़ेगा सारा, ठीक है। ख़ास तौर पे कुछ चैप्टर्स हैं जो छोटे छोटे हैं, जैसे ये केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, सॉलिड्स का चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर्स आपने बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो बाकी जो टॉपिक्स हैं वो भी आपने करने हैं, सारा चैप्टर जितने बता दिए हैं, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर आपने करने हैं। कोर्स आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर आपका जो टेस्ट है उसमें क्वेश्चंस इस तरह के दिए हुए हैं कि आपका मिस हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन रह जाएगा। सर जी सर ये जो हमने क्विज और असाइनमेंट्स दी थी उसके मार्क्स फाइनल में ऐड होते हैं ना, मिड में तो नहीं होते ना? हाँ जी, फाइनल में। ओके सर।
सर एक दफा वो आप क्वेश्चन पेपर दिखा दें। हाँ जी, मैं वही दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ठीक है। ये पास पेपर्स के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, अप्लाई वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस टू अंडरस्टैंड द क्रिटिकल फिनोमेना and derive the expression for PC, BC and DC in term of van der Waal constant, ठीक है। और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन दिया गया, derive the Schrödinger wave equation considering that electrons have the standing wave give different form of Schrödinger wave equation। इसमें ये सारा स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है, आपने सारा स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में लिखना है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है, हाउ डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय हीट कैपेसिटीज, गिव थर्मोडायनामिक डेफिनेशन ऑफ Cp एंड Cv विद शॉर्ट डेरिवेशन, ठीक है। Cp Cv की जो डेफिनेशन है उसके साथ छोटी छोटी उनकी डेरिवेशंस भी हैं, and how they are related with each other, Cp minus Cv is equal to R, ठीक है। ये सारा उसमें आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द एक्सपेंशन ऑफ Kp, Kc and Kx for the decomposition of PCl5 into PCl3 plus PCl2, and also derive the relationship of Kp and Kc for this reaction। हाँ जी, तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम, ये टॉपिक है आपका। अब यहाँ पे ये देखें, ये एग्जांपल्स दी गई हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है N2 + 3H2 इज गोइंग टू 2NH3, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछी गई है एग्जांपल, वो ये दी गई है, PCl5 इज गोइंग टू PCl3 + Cl2। तो इस इक्वेशन पे आपने अप्लाई करना है Kp को, Kc को और Kx को। देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने Kp लिखा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अगर मैंने इसको क्योंकि अगर ये N2 + 3H2 है ना, वो तो मैंने वहाँ पे PCl5 का क्वेश्चन दिया गया है, तो PCl5 अगर लिखा हो तो आप फिर PCl5 को डिवाइड में लिखेंगे और Cl2 और PCl3 को आप ऊपर प्रोडक्ट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें Kb की इक्वेशन बनानी है आपने, Kx की इक्वेशन बनानी है और Kn की इक्वेशन, ये 3 इक्वेशंस आपने इसकी बनानी है, Kp, Kc और Kx। तीनों इक्वेशंस आपने, तीनों इसकी जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म्स हैं वो बनानी है। और फिर इसी क्वेश्चन के लिए, इसी इक्वेशन के लिए आपने Kp और Kc का रिलेशनशिप फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर डिस्कस ये आ जाते हैं नेक्स्ट आपके केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन का चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ये लिक्विड के क्वेश्चन है। लिक्विड्स में क्वेश्चन दिया गया है आपका ये वाला, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराकोर ऑफ लिक्विड and how do you justify that paracore is an additive and constitutive property, elaborate the applications for paracore for the verification of structure of compounds, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, पैराकोर का अपनी एप्लीकेशंस लिखनी है और उसको बताना है कि वो पैराकोर एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे है, और उसमें आपने कॉन्सेप्ट ऑफ पैराकोर ऑफ लिक्विड भी देना है, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, जो आपके पेपर्स होते हैं उसमें 1-2 क्वेश्चन तो एग्जामिनर्स आउट ऑफ कोर्स भी देते हैं, ठीक है। तो इसलिए चॉइस कभी भी आप खुद से चॉइस पे कुछ भी छोड़ के ना जाएं कि चले मैं ये चैप्टर जो है वो चॉइस पे छोड़ देता हूँ, तो इसको मैं नहीं करती, इसको फिर बाद में कर लूँगा।
तो ये चैप्टर्स जितने भी आपको करवाए जाएं उन सबको आपने करना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, क्योंकि एग्जामिनर्स लाजमी 1-2 सवाल तो आउट ऑफ कोर्स देते हैं। ठीक है, ये हर बार ही ऐसा होता है कि एग्जामिनर्स आउट ऑफ कोर्स पेपर आप में क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से लाजमी आपने सारे चैप्टर्स करने हैं, कोई टॉपिक कोई चैप्टर नहीं छोड़ना।